वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और अब बारी आती है आपको दर्शकों के सवालों को शो में शामिल करने की और साथ ही आपको ये बताने की कि किस तरह से आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और इस नंबर के ज़रिए आपको अपना निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, लोन, क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा कोई भी सवाल हो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे दोनों मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटपाल, अमित कुकरेजा एडवाइजरी के फाउंडर अमित कुकरेजा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है। और दर्शकों के सवाल लें उससे पहले हम बात करना चाहेंगे कि किस तरह से महंगाई या जिस तरह से हम डेट फंड्स में निवेश करने की बात एक्चुअली करते रहते हैं, उसमें भी अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स जो है उस पर फोकस निवेशकों को बढ़ाना चाहिए, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये जो मुद्दा है इस पर हम समझते हैं, बात करते हैं। पहले पंकज जी बताएं, मौजूदा समय में अगर हम अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स को समझना चाहे तो वो किस तरह से कामकाज कर रहे हैं और निवेशकों को रणनीति के लिहाज से किस तरह की रणनीति इनमें बनानी चाहिए। नमस्कार कविता जी। देखो कविता, ये जरूरी है कि अपने पोर्टफोलियो में एलोकेशन बराबर होना चाहिए, इक्विटी और डेट दोनों का। लेकिन जैसे इक्विटी हम देखते हैं कि उतार चढ़ाव होता रहता है, वो एक रिस्क रहता है। डेट में दो तरह के रिस्क होते हैं। एक तो होता है क्रेडिट रिस्क कि जो आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, हो सकता है कि वो कंपनी जिसका बॉन्ड है, डिबेंचर है, वो समय पर इंटरेस्ट का पेमेंट ना कर सके या फिर आपके पेमेंट का भुगतान ना कर सके। चाहे आपने म्यूचुअल फंड में किया हो और म्यूचुअल फंड ने किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट किया हो, अगर वहां से पैसा नहीं आएगा तो बॉन्ड होल्डर को जो नुकसान होगा वही यहाँ पर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को भी होगा। दूसरा है इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो इस वक्त पर क्या हो रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं और हम पूरे विश्व में देखें या भारत की बात करें, क्योंकि इन्फ्लेशन काफी ज्यादा है, उसको टैकल करने के लिए आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है और आगे भी उम्मीद है कि अभी ये और बढ़ने की यहाँ पर गुंजाइश है। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो जो नए बॉन्ड लॉन्च होंगे उन पर भी कूपन रेट, मतलब इंटरेस्ट हुआ जिसे हम कूपन कहते हैं, वो बढ़ेगा। अब ऐसे में जो पुराने बॉन्ड्स हैं, और किसी के पास पहले टाइम का बॉन्ड है जिस पर इंटरेस्ट रेट कम है, कूपन कम है, तो उसे कम रेट पर वो बेचना होगा। यदि बेचना चाहे तो क्योंकि सेम क्वालिटी का बॉन्ड अब हायर रेट पर मिलेगा, अच्छे इंटरेस्ट के साथ मिलेगा, तो ऐसे में पुराना बॉन्ड जो होगा वो सस्ते में बेचना पड़ेगा। तो होता यह है, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो आपके बॉन्ड का प्राइस कम हो जाता है। तो ऐसे में जितनी लंबी अवधि का बॉन्ड होगा उतना ही आपका जोखिम ज्यादा होगा। तो ऐसे में यदि आप डेट को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं, जैसा आपने कहा कि अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में जो डेट कैटेगरी है उसमें भी बहुत सारे तरह के म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती हैं और अक्सर ये या तो क्वालिटी ऑफ पेपर्स के हिसाब से या फिर जो बॉन्ड्स या डिबेंचर्स इस तरह के डेट पेपर्स हैं उनकी मैच्योरिटी कितने समय की है उस आधार पर होता है। तो अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड जो होते हैं, इसके जो अंडरलाइंग एसेट्स होते हैं उनकी मैच्योरिटी 3 मंथ to 6 मंथ की होती है। तो यहाँ पर इस तरह से जो इंटरेस्ट रेट का बदलाव होता है उसका फर्क कम पड़ेगा। और साथ ही क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर क्योंकि मैच्योरिटी बहुत शॉर्ट पीरियड की है, तो ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि इस तरह के अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स पर आपको बैंक के इंटरेस्ट के मुकाबले थोड़ा बेहतर रिटर्न से मिल सकता है। तो ऐसे में यदि अपने पोर्टफोलियो में आप डेट को शामिल कर रहे हैं तो अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड जो है ये शायद एक सही चॉइस हो सकती है। तो कैटेगरीज है, तमाम कैटेगरीज में से फिलहाल अल्ट्रा शॉर्ट टर्म को हमें कैसे देखना चाहिए और क्यों यहाँ पर हम ज़्यादा बेहतरी है निवेशकों के लिए टू पार्क इन द मनी ऐसा कह रहे हैं, ये गणित ज़रा हमको समझाइए, क्योंकि यहाँ पे हम 16 डेट फंड्स की बात कर रहे हैं, उसमें से भी केवल फोकस अल्ट्रा शॉर्ट टर्म पर है। अमित। अच्छा, सॉरी कविता, देखिए इसमें मैं बोलूंगा जब फंड सिलेक्शन की बात होती है तो पहली बात तो मैं पंकज से सहमत हूं कि इस समय अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड ज्यादा पॉपुलर हैं और वहीं पैसा लगाना चाहिए क्योंकि इंटरेस्ट रेट रिस्क जो होता है वो इनमें कम होता है। अब इनमें से सेलेक्ट कैसे करें? सिंपल मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले आप अल्ट्रा शॉर्ट फंड बोल लीजिए जिनकी स्टार रेटिंग अच्छी है। स्टार रेटिंग
बड़े सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको अच्छा रजिस्टर्ड स्टार रेटिंग मिल जाएगा, वहां पे देखिए। सेकंड, आप उसको एफडी रेट से कंपेयर कीजिए। एफडी रेट्स 3 महीने से 6 महीने का एफडी रेट को देखिए, बैंक में कितना मिल रहा है, और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड में रीसेंट परफॉर्मेंस उनकी 3 महीने की या 6 महीने की कितना मिल रहा है। हालांकि पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट इंडिकेट फ्यूचर परफॉर्मेंस, बट आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस तरह का रिटर्न इस फंड ने दिया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है डेट फंड्स में या अल्ट्रा शॉर्ट डेट फंड में, किसी भी तरह के डेट फंड में, कि अगर वो पैसा इस्तेमाल नहीं हुआ और वो पैसा किसी तरह 3 साल वहीं पे रह गया, क्योंकि आपका गोल चेंज हो गया या आपकी जरूरत चली गई या कोई और सर्कमस्टांस ऐसा हो गया कि आप उस पैसे को विड्रॉ नहीं कर पाए, तो आपका टीडीएस नहीं कटता डेट फंड्स में। आपको इंडेक्सेशन का एफिशिएंसी मिल जाता है टैक्स में, आपका टैक्स रेट कम हो जाता है। एफडी में आपका हर साल टीडीएस कटता है, एफडी में आपको इंटरेस्ट रेट भी थोड़ा बहुत तो कम ही मिलता है कंपेयर टू अल्ट्रा शॉर्ट डेट फंड में। तो आप फंड का परफॉर्मेंस देखें, फंड का रेटिंग देखें, और इस चीज को हमेशा ध्यान में रखें कि अल्ट्रा शॉर्ट डेट फंड एफडी से बेटर हो सकता है, काफी बेटर हो सकता है, रिटर्न वाइज भी और क्रेडिट सिक्योरिटी वाइज भी, क्रेडिट सेफ्टी ऑफ कैपिटल वाइज भी, और टैक्स एफिशिएंसी वाइज भी। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस चर्चा को हम अपने दर्शकों के सवालों के जरिए भी एक बार इस पर बात करेंगे, क्योंकि दर्शकों के सवाल लेने बहुत ज़रूरी हैं। वो सब फोन लाइन पर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। रोहित कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सर बताएं आपका पोर्टफोलियो। नमस्कार सर, क्या हालचाल? मैम फाइन मैम, मेरे पास ये लगभग 14,500 की SIP है, जिसमें से मैं 3 तो मैम 2 साल से कर रहा हूँ। ICICI प्रू PSG फंड, ICICI प्रू ब्लू चिप फंड है मैम, और एक है मेरे SS लॉन्ग चिप फंड, और अभी जनवरी से स्टार्ट किया है मैम। और मेरा फंड्स के 15 नाम साल तकरीबन हमारे पास है, तो मुझे ये बताएं इसके अलावा कुछ नया फंड जोड़ा नहीं है ना? नहीं जोड़ा मैम। तो मैं आपके माध्यम से सर से ये पूछ रहा हूँ कि मेरा टारगेट 1 करोड़ का है, इसमें से मैं किस फंड में बना रह सकता हूँ? मैंने ज़्यादा तो नहीं ली, और मैं हर साल कितना इन्वेस्ट करूँ कि मैं अपने गोल को 15 साल में अचीव कर सकूँ? पंकज जी आपके पास है ना ये सवाल, बताएं। सवाल है रोहित, देखिए दोनों चीजें हैं। पहली बात, जो आप निवेश कर रहे हैं और जो आपका लक्ष्य है कि 15 साल में 1 करोड़, देखिए म्यूचुअल फंड में आपको पता है रिटर्न गारंटी नहीं होते हैं, लेकिन इक्विटी फंड में हम एक अज्यूम करते हैं कि 12% का CAGR यहाँ पर मिल सकता है हिस्टोरिकल रिटर्न को देखते हुए। तो उस हिसाब से यदि मैं 12% का CAGR यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट यहाँ पर मान के चलता हूँ, तो करीब 69 लाख बन पा रहे हैं, और आपको चाहिए 1 करोड़। तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को, यदि आप 14,500 रुपया महीना अभी कर रहे हैं, हर साल इसको यदि 7% से बढ़ाते जाते हैं, तो ये संभव हो पाएगा कि आप 1 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लेंगे 15 सालों में। तो ये तो बात है अमाउंट को लेकर। अब स्कीम्स ऐसा है कि 14,500 की इन्वेस्टमेंट के लिए आपने 10 स्कीम्स चुनी हुई हैं, और मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा है, डुप्लीकेसी भी है। तो मैं आपको स्कीम के नाम बता देता हूं, तो जो नाम मैं बताऊंगा उनमें आप रहिए। उसके अलावा जो स्कीम्स हैं, मेरी सलाह ये होगी कि उनमें से आप निकल जाइए। अभी अभी शुरुआत की है आपने, तो जो पैसा है उसको रहने दीजिए, पर आगे के SIP उनमें बंद कर दीजिए। तो क्योंकि टैक्स सेवर में आपके पास 2 स्कीम है, वो आप चलने दीजिए, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड एंड कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड। और आपके पास कोटक नेस्डेक फंड है, उसको भी आप कंटिन्यू कर लीजिए। कोटक स्मॉल कैप फंड में अभी आप 2,500 रुपीज की SIP कीजिए। आप कम कर रहे थे, तो मैंने कुछ स्कीम बंद की है, सलाह दी है आपको करने के लिए, तो इसमें आप अमाउंट बढ़ा लीजिए। एक्सिस मिड कैप फंड में 2,500 और ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड में 5,000 रुपीज। ये एक नई स्कीम ऐड की है, क्योंकि आपने एक लार्ज कैप लिया हुआ था, साथ में आपने मेरे एसेट का भी लार्ज कैप है, साथ में आपके पास में PSD यानी कि फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक वो फंड भी था। तो मैंने कुछ फंड्स को आपको नहीं रखने की सलाह दी है, तो ये 6 फंड्स आप रखिए। तो अमाउंट थोड़ा इसमें चेंज हो गया है, ये मेरे हिसाब से स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे होंगे। तो इन स्कीम्स में निवेश करते हुए आगे बढ़िए। जो आपने इनको फंड से निकलने की सलाह दी है वो क्यों दी है? देखिए, एक इनके पास में जो हेल्थ केयर फंड है वो सेक्टोरल फंड है, और
क्योंकि कोई भी सेक्टर है वो एक टाइम पर अच्छा परफॉर्म कर सकता है, लेकिन यदि नजरिया आपका 15 साल का हो तो डाइवर्सिफाइड फंड्स आपके लिए बेहतर चॉइस होती है, इसलिए सलाह दी है। दूसरी बात, क्योंकि इनके पास में यदि हम लार्ज कैप की बात करें तो वहां पर भी जो फ्लेक्सी कैप है वहां से लार्ज कैप इनको मिल रहा था, और इनके पास में जो टैक्स सेवर फंड्स हैं वहां भी लार्ज कैप था। तो इसके लिए मैंने फ्लेक्सी कैप फंड की सलाह दी है, ताकि समय के अनुसार वो, आपको पता है वहां फ्लेक्सिबिलिटी होती है और फंड मैनेजर्स डिसीजन ले लेंगे कि कहां पर ज्यादा एलोकेशन होना चाहिए, तो वो सलाह दे दी। और साथ ही मिड कैप स्मॉल कैप ऑलरेडी इनका निवेश था, उनमें थोड़ा अमाउंट बढ़ाने की सलाह दे दी है। तो निकलने की सलाह सिर्फ इस वजह से क्योंकि सेक्टरल फंड में जब तक निवेशक को ये ना पता हो कि वो बहुत एक्टिव है, उसको पता है उस सेक्टर में कब एंटर करना है, कब निकलना है, तो सेक्टरल फंड से हमें इन्वेस्ट ना करने की बजाय डाइवर्सिफाइड फंड में करना बेहतर होता है। और वहां पर भी जिस सेक्टर में आप बात करें वो सेक्टर वहां भी होते हैं। और वैसे भी फार्मा सेक्टर में इस वक्त पर, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा अच्छे रिटर्न्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो सब बातों के आधार पर मैंने इन्हें डाइवर्सिफाइड फंड्स में इन्वेस्ट करने की सलाह दी है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका सर? हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है। आपका नाम सर? मैडम, गुड इवनिंग मैम, मैं समीक्षा साहू बात कर रहा हूँ सर। हाँ जी, बताइए। मैम, मेरे पास टोटल 4 फंड्स हैं, SBI ब्लू चिप, निपॉन स्मॉल कैप, टाटा डिजिटल एंड एक्सिस ब्लू चिप। मैडम, मैं एक्चुअली FIP फ्रिक्वेंटली इन्वेस्टमेंट करता हूँ, जब भी डिप मिल आता है तब। मेरा विजन लगभग 1.5 करोड़ का है आफ्टर 15 ईयर्स, और अभी मेरा पोर्टफोलियो में अराउंड 2.5 लाख का है। ओके। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मैं अभी सही चल रहा हूँ या कुछ करेक्शन मुझे करना, तो प्लीज सजेस्ट करें। कब से आप इसमें निवेश कर रहे हो? मैम, लास्ट 1 ईयर से मैम। अमित? मिस्टर साहू, आपने जो क्वेश्चन ईमेल पे भेजा है मैं उसी के बेसिस पे आंसर करता हूँ। शायद थोड़ा सा डिविएशन मिलेगा। आप अगर 10 साल में 2 करोड़ जमा कराएं, हमारे पास 1.5 करोड़ के बजाय 2 करोड़ का ईमेल आया हुआ। अगर आप 10 साल में 2 करोड़ जमा करना चाहते हैं तो आपको 80,000 रुपए की मंथली SIP करनी है। और अगर आप 15 साल में 2 करोड़ जमा करना चाहते हैं तो आपको करीब 35,385 रुपए की SIP करनी है। मैं मान के चल रहा हूँ दोनों में आपको 14% का एनुअलाइज रिटर्न मिलेगा। अभी आप 14,000 रुपए की SIP कर रहे हैं, और अगर आप 14,000 रुपए की SIP करेंगे तो आप 15 साल में 80 लाख रुपए जमा कर पाएंगे। तो अगर आपको 15 साल में 1.5 करोड़ जमा करना है तो सीधी सीधी बात है, आपको 28,000 रुपए की SIP करनी है। और 14,000 रुपए महीने से आप अगर 10 साल में 14% से ग्रो करेंगे तो आप 35 लाख रुपए जमा कर पाएंगे। तो अगर आपको 10 साल में 70 लाख रुपए जमा करने हैं तो आपको 28,000 रुपए की SIP करनी है। तो ये तो सिंपल आपके SIP फिगर्स मैंने वैलिडेट कर दिए हैं कि इतना अमाउंट आपको करना चाहिए। अब आप गोल अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लीजिए कि कितना जमा होगा या कितना और जमा हो सकता है। स्कीम्स जो आपने चूज की हैं, मैं बोलूंगा मिस्टर साहू कि आप बहुत सिंपल रखिए। 3 स्कीम्स रखिए। एक इंडेक्स प्लान रखिए, जैसे HDFC सेंसेक्स इंडेक्स प्लान, उसमें 5,000 रुपए की SIP कीजिए। एक अच्छा सा लार्ज एंड मिड कैप परफॉर्मिंग वाला इक्विटी फंड रखिए। कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी है, उसमें 4,500 रुपए की SIP कीजिए। और एक अच्छा फ्लेक्सी कैप रखिए, जो जैसे कि मेरा एसेट फोकस्ड इक्विटी है या पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, 4,500 रुपए महीना। तो ये आपका 9,000 और 5,000 14,000 रुपए का SIP बनता है। 3 स्कीम रखिए, अच्छी परफॉर्मेंस वाले स्कीम्स रखिए। सेक्टोरल फंड्स में ज्यादा इंटरेस्ट मत रखिए। फिलहाल आप अपना कोर पोर्टफोलियो बनाइए, ये अच्छे परफॉर्मर्स हैं और आपको आपके गोल तक जल्दी पहुंचा दें। चलिए आगे बढ़ेंगे। और भावेन मेहता क्या फोन लाइन पर है हमारे साथ? हाँ मैडम, पूछिए। मेरा सवाल है कि अभी मुझे 1 साल के बाद निवृत्त होना है और मेरा पेंशन आएगा 30,000 के आसपास, और जो मुझे फंड आएगा 40 लाख के आसपास, वो मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं? आप रिटायर होना चाहते हैं 2024 में, ठीक है? अच्छा, तो आपको 40 लाख में से ही हर महीना 32,000 रुपए चाहिए? नहीं, मेरा पेंशन आएगा 30,000 का। अच्छा, वो आएगा अलग से। तो ये 40 लाख रुपए जो आपको
निवेश कहाँ करने हैं, इन्वेस्ट करूँ मैं? हाँ, वो आप कितने साल तक करेंगे? 5-6 साल तक। आप 6 साल तक इन्वेस्ट करेंगे, तो मतलब आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। हाँ। कोई खास अमाउंट जो कि आप चाहते हैं इस 40 लाख में से इकट्ठा करना? नहीं, ऐसा नहीं, बस रूटीन खर्चे के लिए मैडम। तो मतलब 6 साल के बाद क्या ऐसा कुछ है कि आपको इस 40 लाख में से हर महीना कुछ पैसे चाहिए होंगे? नहीं मैडम, ऐसा अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन बेटे की शादी के लिए उसमें से बिल लेना पड़ेगा। तो मतलब तो मतलब 6 साल से भी ज़्यादा ड्यूरेशन हो सकती है ना? हाँ मैडम। चलिए, बहुत बढ़िया। हमारे मेहमान पंकज जी के पास ये सवाल है। पंकज जी, कविता बीच में सुन नहीं पाया था, भावेन का हाँ, सवाल ले रही भाविन क्या? का सवाल ले रहे हैं और इन्हें 6 साल के लिए 40 लाख रुपए, फिलहाल 6 साल ये कह रहे हैं, लेकिन चाहे थोड़ा सा ड्यूरेशन हो सकता है कि टाइम होराइजन इनका बढ़ भी जाए, लेकिन फिलहाल 40 लाख रुपए इन्हें पार्क करने हैं कहीं पर। ओके। और ये शायद रिटायरमेंट के आसपास में है ऐसा? जी, 2024 तक इनकी रिटायरमेंट हो जाएगी, जिसके बाद इनको 40 लाख रुपए मिलेंगे। फिलहाल इनको पेंशन की चिंता नहीं है, क्योंकि वो 30-32 हज़ार रुपए इनको मिलेगी हर महीना। देखिए भावेन जी, ऐसा है, अगर आपका पैसा लॉन्ग टर्म से आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, पूंजी जुटाई है, तो उसकी सेफ्टी बहुत जरूरी है और साथ ही उस पर रिटर्न्स भी आपको अच्छे मिल सके, ये भी जरूरी है। लेकिन आपके एज के हिसाब से अभी 6 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो मैं सलाह दूंगा कि ऐसे में आप प्योर इक्विटी में करने की बजाय यदि हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे तो बेहतर होगा। कुछ बैलेंस एडवांटेज फंड या फिर इक्विटी हाइब्रिड फंड्स, यानी कि अग्रेसिव हाइब्रिड, जहां पर इक्विटी एलोकेशन मिनिमम 65% होता है, उस तरह के फंड में आप निवेश करें तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। ऐसे में आईसीआईसी प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड और आदित्य बिरला सन लाइफ बैलेंस एडवांटेज फंड, इस तरह के फंड्स आपको शामिल करने चाहिए। और साथ ही यदि आपको थोड़ा इक्विटी में एक्सपोजर और ज्यादा चाहिए तो भी मैं सलाह दूंगा कि आपको निफ्टी 50 या निफ्टी 100 इंडेक्स फंड में निवेश करना चाहिए, वो सही रहेगा। बाकी उसके अलावा सेक्टरल फंड, मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड, उनको आप अवॉइड करें। तो ये मेरी सलाह है आपको। और जब निफ्टी 50 की बात आती है तो कोई भी इंडेक्स फंड, मतलब कोई भी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड आप ले ले किसी भी फंड हाउस का, वो जैसा निफ्टी 50 परफॉर्म करेगा उसी के आधार पर रिटर्न डिलीवर करेगा, तो उसमें कोई भी चॉइस हो सकती है। लेकिन जहां तक हाइब्रिड फंड का सवाल है, 2 नाम मैंने आपको सजेस्ट किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और दर्शकों के और सवालों को हम शो पे जोड़े, उससे पहले चलिए सीधा आप रुख कर लेते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। अमित बताएं, गुरु मंत्र क्या होगा आपका? देखिए कविता, आजकल रिसेशन की न्यूज स्प्रेड हो रही है, ग्लोबल रिसेशन, कंट्री वाइड रिसेशन। तो मेरा इन्वेस्टर्स को यही मैसेज है कि रिसेशन की न्यूज सुन के पैनिक ना करें, एग्जिट ना करें। आपको याद रखना है कि आप लॉन्ग टर्म गोल के पर्सपेक्टिव से आपने इन्वेस्टमेंट की थी, तो लॉन्ग टर्म गोल पे ही फोकस रहें। मार्केट का उतार चढ़ाव तो मार्केट का नेचर है, इन्वेस्टमेंट में वॉलेटिलिटी होती ही है। आप अपने एसआईपीज को चालू रखें, उनको ना रोकें, और यही कॉस्ट एवरेजिंग की अपॉर्चुनिटी होती है जब मार्केट्स क्रैश होते हैं। तो अपना कॉस्ट एवरेजिंग का जो बेनिफिट है वो अपने पोर्टफोलियो में बिल्डअप होने दीजिए राइट थ्रू द साइकिल, और आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। आपके होराइजन का जब आपका कंप्लीशन हो जाएगा और जब आपका गोल फुलफिलमेंट का टाइम हो जाएगा तो आपको एक अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। और हाँ, नेशनल लेवल पे आपको ये याद रखना है कि इंडिया वर्ल्ड की 5th जीडीपी इकोनॉमी है। तो आप ये पांचों इकोनॉमी जो टॉप 5 हैं, इनके इंडेक्स का ग्राफ देखें तो आपको सबसे इंप्रेसिव ग्राफ इंडिया का ही दिखेगा। तो आप निराश नहीं होइए, घबराइए मत, अपने इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू रखिए। पंकज जी। कविता, देखिए म्यूचुअल फंड में एक एक्सपेंस रेशियो होता है और आजकल बहुत इन्वेस्टर्स के बारे में बात करते हैं। एक्सपेंस रेशियो जो होता है वो स्कीम का कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन कई बार ये देखकर कि किसी स्कीम का एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है, इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। जबकि देखा ये गया है कि पोस्ट एडजस्टिंग एक्सपेंस रेशियो, मतलब कि जो एक्सपेंस है स्कीम में, उसको एडजस्ट करने के बाद की एनएवी बनती है। अब यदि ये देखा जाए कि किसी स्कीम का एक्सपेंस ज्यादा है तो भी
फंड मैनेजर ने अपनी विजडम के आधार पर अच्छे रिटर्न्स डिलीवर करने में मदद की है, तो मेरे हिसाब से वो स्कीम उस स्कीम के मुकाबले बेहतर है जिस स्कीम में एक्सपेंस कम हो लेकिन परफॉर्मेंस ना हो। तो एक्सपेंस पर ध्यान जरूर दें, लेकिन आप सिर्फ ये एक्सपेंस के चक्कर में अच्छी स्कीम को मिस ना कर दें। तो हमेशा देखें कि अल्टीमेटली स्कीम ने रिटर्न कितने दिए हैं। जो रिटर्न आए हैं, म्यूचुअल फंड में ध्यान रहे कि एक्सपेंस एनएवी में एडजस्ट हो जाता है, तो रिटर्न जो आप देख रहे हैं वो नेट रिटर्न्स हैं। तो इसके लिए नेट रिटर्न्स पर ध्यान दें, तो आप अच्छी स्कीम्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर पाएंगे। ऑलराइट, चलिए निवेश का गुरु मंत्र तो हो गया, लेकिन झटपट ध्रुव गुप्ता का सवाल ले लेती हूँ। ये फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। ये सवाल अमित के लिए होगा। बताएं ध्रुव। नमस्कार मैडम। नमस्कार, बताएं। मैडम मैं डीएन गुप्ता बोल रहा हूँ, इटारसी मध्य प्रदेश से जी। मेरा एक सवाल है मैडम कि मेरी एक 3 साल की बेटी है, उसकी शादी और उसके एजुकेशन के लिए मैं 20 साल में 1 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा करना चाहता हूँ। और अभी तक मैंने एक एक्सिस स्मॉल कैप फंड पिछले 1.5 साल से शुरू कर रखा है 5,000 का, 5,000 की एसआईपी के साथ। तो क्या ये फंड मेरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएगा या मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे अपने गोल को अचीव करने के लिए? अमित जी ध्रुव, देखो आपको 20 साल में 1 करोड़ जमा करना है, उसके लिए आपको 8500 रुपए की एसआईपी करनी पड़ेगी, दैट इज 8500, एज्यूमिंग की 14% का रिटर्न आपको आपके पोर्टफोलियो में मिल रहा है। आप 5,000 रुपए की कर रहे हैं, तो आप 5,000 रुपए की एसआईपी से आप करीब 60 लाख रुपए जमा कर पाएंगे 20 साल में एट द ग्रोथ रेट ऑफ 14%। तो ये डिफरेंस है, या तो आप एसआईपी अमाउंट बढ़ाइए या अपने गोल अमाउंट को रिड्यूस कर दीजिए। दूसरा मेरा सजेशन ध्रुव आपको ये है कि आप एक अच्छा सा फ्लेक्सी कैप फंड चूज कीजिए, जैसे पारंपरिक फ्लेक्सी कैप या मेरा एसेट फोकस्ड इक्विटी, और उसमें इन्वेस्ट कीजिए। वो फ्लेक्सी कैप अपना कौन सा मार्केट कैप अट्रैक्टिव है, कौन सा सेक्टर, कौन सा थीम, रेशियो ऑफ लार्ज कैप, मिड कैप, मार्केट कैप, वो सब एडजस्टमेंट्स करेगा और आप बिल्कुल निश्चिंत होकर उसमें इन्वेस्टेड रहिए। स्मॉल कैप फंड से निकल जाइए, फ्लेक्सी कैप विल गिव यू बेटर एडवांटेज। आगे बढ़ते हैं और नीलेश, हमारे दर्शक को हम फोन लाइन पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक सवाल इनका हमारे पास है। पंकज जी, 25,000 रुपये इनको निवेश करने हैं हर महीना 3 फंड में। ये सोच रहे हैं कि निवेश की रणनीति यहाँ पर अपनाई जाए, और ये कह रहे हैं कि फोन लाइन पर हमारे साथ है नीलेश अभी शायद। नीलेश जी जी जी, बताइए आपने पारंपरिक में निवेश कर रखा है ना? और जी, पारंपरिक में कर नहीं रखा है एक्चुअली। मैं 25,000 पर मंथ फॉर 3 इयर्स कहीं से मेरा कुछ अमाउंट आएगा, तो आई वाज थिंकिंग कि इसको कहीं पे डिप्लॉय कर दूं फॉर अ सेफर साइड टू गेट कि 10,000 रुपीस पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में 10,000 किसी बैलेंस एडवांटेज फंड में आप लगाना चाहते हैं। ये मैंने करने का सोचा है एक्चुअली, सेफर साइड टू गेट 7 to 8% रिटर्न। ज्यादा चाहिए भी नहीं, बट बिकॉज टाइमलाइन थोड़ा कम है और 3 इयर्स आपको 3 साल के समय के लिए ज्यादा रिस्क ना उठाते हुए पैसों को बस पार्क इन करना है। चलिए सलाह पर जाते हैं पंकज जी। नीलेश, देखिए पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड एक अच्छा फंड है, नो डाउट, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 3 साल का है, तो मैं सलाह दूंगा कि आप उसमें निवेश ना करें। आप किसी भी फ्लेक्सी कैप फंड, मल्टी कैप फंड, ऐसे फंड में ना करते हुए आप हाइब्रिड फंड्स में निवेश करें। मैं 3 स्कीम आपको सजेस्ट करता हूं मेरी तरफ से। एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड, यहाँ पर 10,000 रुपीज निवेश कर लें। आप चाहते भी थे एक बैलेंस एडवांटेज फंड। दूसरा, आप कैनरा रोबेको कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में इक्विटी एलोकेशन बहुत कम होगा, यहाँ पर 10,000 रुपीज करें। और साथ ही कोटक इक्विटी सेविंग फंड, यहाँ पर आप 5,000 रुपीज इन्वेस्ट करें। ये टोटल 25,000 रुपीज का बाइफिकेशन है। और यदि 8.5% का रिटर्न आपको मिलता है इस पोर्टफोलियो से जो मैंने आपको बताया है, तो भी आप अपना जो गोल है उसे अचीव कर पा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये स्कीम्स आपके लिए सुटेबल है। कोई सवाल और पूछना है आपने नीलेश? जी नहीं, मैंने पिछली बार एक और पूछा था, सो ये शॉर्ट टर्म के लिए एक सवाल था बस। थैंक यू। चलिए, धन्यवाद अपना सवाल हमें देने के लिए। और इसी के
साथ। पंकज जी आपका, अमित आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय निकाल दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग आज की है और मुझे भी इजाज़त दे, लेकिन जाते जाते एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि इस शो पर हम करते हैं आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग, यानी आपका निवेश पोर्टफोलियो अगर आपने अभी तक बनाया नहीं है, बनाया हुआ है लेकिन कुछ बदलाव करना चाहते हैं, आर्थिक लक्ष्य आपके कुछ हैं जिसके लिए आप अपने पैसों को बचाना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, तो हम करते हैं आपकी सहायता। कैसे? अपना सवाल आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9619873567। ये वो नंबर है जहां पर हमें इंतज़ार होता है आपके सवालों का। सवाल भेजिए और हम करते हैं आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग। सवाल आप लिखित रूप में भेज सकते हैं, अगर आप चाहें तो अपने सवाल का वीडियो रिकॉर्ड करके भी वो वीडियो इस नंबर पर अपलोड कर दीजिए और हम आपका वीडियो स्क्रीन पर दिखाएंगे और हमारे जो एक्सपर्ट हैं आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। तो ये है वो नंबर जहाँ पर आप हमारे साथ सीधा पहुँच सकते हैं। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।